हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज जो है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी जो मैं पढ़ा रही थी, और न्यू क्रिटिसिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, साइकोएनालिटिक को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इसमें से कुछ जो है वो मैंने करवा दिए थे, कुछ बचे हुए हैं। और ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इससे पहले का लेक्चर आप देख सकते हैं जिससे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करा दी थी, और आज जो है मैं उसके आगे का हिस्सा जो है वो करवाऊंगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो पढ़ाया था मैथ्यू आर्नल्ड के यहाँ तक, मैथ्यू आर्नल्ड के डिसइंटरेस्टेडनेस तक पढ़ा दिया था। इससे पहले का लेक्चर आप लोग देख सकते हैं अगर आपका मन करे तो। और मैंने कहा था इससे आगे का मैं मेजर 20th सेंचुरी क्रिटिकल मूवमेंट्स, ये काफी चीजें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट्स को समझ में आने में काफी दिक्कत होती है। जैसे न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में मैं आपको बताऊं, न्यू क्रिटिसिज्म की शुरुआत हुई थी। न्यू क्रिटिसिज्म बिगैन इन द 1920s, 1920s में स्टार्ट हुआ था और हाईली इन्फ्लुएंशियल हो गया था 1940s में। ठीक है जी। और इसमें आपको मैं ये बताऊं, इसके मेन मेथड क्या होता है? क्लोज रीडिंग। मतलब क्लोज रीडिंग का मतलब है डिटेल्ड स्टडी वर्ड्स की, इमेजेस की, सिंबल, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज ऑफ अ लिटरेरी टेक्स्ट। जो नए क्रिटिक्स है ना वो जनरली इग्नोर करते हैं ऑथर की बायोग्राफी क्या है, ऑथर का इंटेंशन क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड। उनका मेन फोकस होता है इटसेल्फ। अब इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से न्यू क्रिटिसिज्म समझाती हूँ। पहले मैंने आपको न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में बता दिया। न्यू क्रिटिसिज्म को ऐसे समझो, अगर मान लो कोई आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है, ऐसे मैसेज लिखा हुआ है। व्हाट्सएप पे आपको किसी ने मैसेज भेजा, एंड दैट इज फाइन। ठीक है, ऐसे। अब आप जो है न्यू क्रिटिसिज्म के हिसाब से फाइन एक मैसेज जो है वो लिखा कि आपको व्हाट्सएप फाइन लिखा। अब आपने पूछा, भाई ऑब्वियसली जब भी हम कभी मैसेज देखते हैं ना, तो हम देखते हैं सिर्फ वाई फाइन ओनली, वाई जो है इसमें वाई द फुल स्टॉप, इमोजी क्यों नहीं भेजी। और जो है आप ना मैसेज पे फोकस कर रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन द मैसेज इटसेल्फ। आप टेक्स्ट पे फोकस कर रहे हो कि वाई फाइन ओनली, इमोजी क्यों नहीं भेजी है, फुल स्टॉप अरे कैप्स में लिख दिया तो कैप्स में क्यों लिख दिया है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम टेक्स्ट के बारे में सिर्फ बात करते हैं तो वो होता है दैट इज न्यू क्रिटिसिज्म। तो यहां पर आप ये नहीं पूछते कि आप ये नहीं देख रहे ये किसने भेजा, व्हाट हैपेंड यस्टरडे, ये किसने। आप केवल मैसेज को देख रहे हो और आप मैसेज को देख के सोच रहे हो इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन क्यों नहीं लगा, इसमें फुल स्टॉप क्यों लगा है, इसमें इमोजी क्यों नहीं है। तो आप यू आर एनालाइजिंग द टेक्स्ट इटसेल्फ, यू डू नॉट, यू आर नॉट वरीड अबाउट कि हु सेंड द मैसेज, व्हाट हैपेंड यस्टरडे। आपको उसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट से जब कुछ लेना देना नहीं होता, दिस इज वी कॉल प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो आई होप समझ में आएगा। उसके बाद आता है कि सॉरी, उसके उसको कहते हैं न्यू क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नीचे है। उसके बाद है, देखो अभी इसमें ही ये तो एक ये हुआ, इसके बाद इसी में ही है दैट इज क्लोज रीडिंग। अब ये क्लोज रीडिंग क्या होती है? देखो क्लोज रीडिंग को ऐसे समझो, क्लोज रीडिंग का मतलब है जैसे अगर आप किसी से सिंपल सा, आप ये ऐसे मानो कि मैं डे टू डे एग्जांपल से समझाती हूँ क्लोज रीडिंग। अगर आप जो है, अगर सिंपल सा कोई सी अगर हमारा पार्टनर, किसी का हस्बैंड या वाइफ जो है, मोस्टली महिलाएं ज्यादा ऑब्जर्व करती है। तो हस्बैंड जो है कहे ठीक है जाओ, ठीक है जाओ, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या एनालाइज कर रहे हैं? क्लोज रीडिंग, उसकी टोन कैसी है, द वर्ड ठीक, फेशियल एक्सप्रेशन, द पॉज बिफोर जाओ। तो आप ना यू आर डूइंग क्लोज रीडिंग ऑफ योर हस्बैंड। तो ये ना इसे कहते हैं क्लोज रीडिंग। अगर मैंने बोला यहाँ पर
ठीक है जाओ, ठीक है जाओ। तो आप क्या कह रहे हैं? ठीक, ठीक है जाओ, ठीक। अब क्या पढ़ रहा है? ठीक। एक होता है ठीक है जाओ, जाओ, ठीक है जाओ। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? द क्लोज रीडिंग, हिज टोन, facial expression, the pause before jao. This is we call close reading and it comes in new criticism. फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है दैट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अब आप एक ये चीज याद रखिएगा कि जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है ना, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म दिया गया है आई ए रिचर्ड्स के द्वारा। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में भी था। तो आई ए रिचर्ड्स ने प्रैक्टिकल मेजर फिगर एसोसिएटेड है जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से जुड़े हुए हैं, जो मेजर फिगर हैं दैट इज आई ए रिचर्ड्स। इसमें इट इन्वॉल्व्स द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ अ लिटरेरी टेक्स्ट इन आइसो। इसमें ना एक एक चीज को अलग अलग देखा जाता है। जैसे द रीडर स्टडीज द टेक्स्ट विदाउट डिपेंडिंग हेविली अपॉन ऑथर्स बायोग्राफी, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन और एक्सटर्नल बैकग्राउंड। ये भी वही चीज है कि रीडर जो है ना, इसमें ऑथर की बायोग्राफी, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन नहीं होता, इसमें होता है सेंस, व्हाट इज एक्चुअली बीइंग सेड। चार तरीके, मतलब फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग होते हैं। व्हाट इज एक्चुअली बीइंग सेड, द राइटर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स द सब्जेक्ट, द राइटर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स द रीडर, द राइटर्स पर्पस। तो ये ना चार तरीके के सेंस होते हैं। जैसे आपको, अगर मैं आपसे ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का एक एग्जांपल है, अगर आपको कोई पोएम दी जाए और आपको पोयम के बारे, ना तो पोएट के बारे में बताया जाए, ना डेट बताई जाए, ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया जाए, आपसे कहा जाए पोयम को पढ़ो और खुद समझो, तो ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है। अब इसमें जो है चार तरीके से समझना है। सेंस, जैसे सेंस समझना है, प्लीज क्लोज द डोर, सेंस समझ गए, दरवाजा बंद करने को कह रहे हैं। उसके बाद दूसरा टोन, सॉरी फीलिंग। अगर ये है कि अगर आप फीलिंग समझे कि माय सन इज कमिंग टुडे, तो वो जो फीलिंग ऑफ एक्सिलरेशन है वो फीलिंग को समझे। उसके बाद टोन है, तो अगर आप देखो टोन को दो तरीके से समझा जाता है। अगर अगर किसी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, ये तारीफ करने वाली है। और किसी ने बहुत खराब परफॉर्म करा एंड यू से वाह 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 बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, ये सरकास्टिक वे में है। तो ये है राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स। और इंटेंशन, इंटेंशन होता है कि जब जैसे अगर कभी किसी को कहे तुम्हारा जो रूम है वो डर्टी है, तो वो इंफॉर्मेशन नहीं है, वो ये जो है इंटेंशन है कि यू नीड टू क्लीन योर रूम। तो इसे जो है वो कहा जाता है दैट इज किसी भी उसके आई ए रिचर्ड्स के अकॉर्डिंग फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग। सेंस, कि क्या कहा, मतलब जो बात कही जा रही है ऑथर के बारे में मत जानो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मत जानो, आप क्या समझ रहे हो। द राइटर्स एटीट्यूड, आपको क्या लगता है राइटर का एटीट्यूड क्या है सब्जेक्ट के प्रति, आपको टोन कैसी लग रही है। जैसे कई बार हम लोग जब कोई कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ते हैं तो उस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में पूछा जाता है कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, तो आप पढ़ के उस टोन को सरकास्टिक या जो है लाउडेटरी है या वो जो है क्रिटिसाइजिंग है, दैट वो पढ़कर समझ में आता है। तो ये फोर्थ, जब ये एक जो टेक्स्ट है वो इस सेंस, फीलिंग, टोन, इंटेंशन बताता है, तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से कौन जुड़ा हुआ है, आई ए रिचर्ड्स जो है वो जुड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट आता है, ये बहुत बढ़िया है, रशियन फॉर्मलिज्म। रशियन फॉर्मलिज्म का मतलब होता है, रशियन फॉर्मलिज्म क्या बताता है, रशियन फॉर्मलिज्म ये बताता है ऑन द फॉर्म एंड टेक्निक ऑफ लिटरेचर। अगर कोई चीज लिटरेरी है तो वो लिटरेरी बनी कैसे, रशियन फॉर्मलिज्म फोकसेस ऑन द फॉर्म एंड टेक्निक ऑफ लिटरेचर। और इसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, देखिए रशियन फॉर्मलिज्म के बारे में, इसमें से ये अगर क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं तो ये चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बस 2 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। देखिए
देखिए, रशियन फॉर्मलिज्म के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ये रशियन फॉर्मलिज्म जो है, ये आया था ग्रुप ऑफ राइटर्स थे हु फ्लरिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन के दौरान, यानी कि 1917 के दौरान, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन 1917 के दौरान जो है, ये सब लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म में ही है ये वाला। और इसमें इनकी जो है बेसिकली जो इनकी रशियन फॉर्मलिज्म का ये ऑन द फॉर्म एंड टेक्निक ऑफ लिटरेचर, ये फॉर्म एंड टेक्निक ऑफ लिटरेचर के बारे में बताते हैं। आर्टिस्टिक फॉर्म्स एंड टेक्निक्स ऑन द बेसिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टडीज। और अभी मैं आपको इसके बारे में और थोड़ा सा बताना चाह रही थी, ठीक है, रशियन फॉर्मलिज्म। और यहां पर इसके बारे में ये देखिए कि रशियन फॉर्मलिज्म बताता है व्हाट मेक्स अ लिटरेरी टेक्स्ट लिटरेरी। ये इस बात पे फोकस करते हैं कि एक लिटरेरी टेक्स्ट को लिटरेरी बनाने वाली चीजें कौन सी होती हैं, इसे लिटरेरीनेस कहा जाता है। रशियन फॉर्मुलिस्ट फोकस ऑन लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, लिटरेरी डिवाइस, टेक्निक्स, फॉर्म। ये सोशल या ह्यूमन कंटेंट को इतना ध्यान नहीं देता। अब मैं आपको इसका सिंपल सा एग्जांपल जो है रशियन फॉर्मलिज्म का देती हूँ, इस एग्जांपल से समझिए। जैसे आप यहां पर ये बोलते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, आपने बोला द सन रोज, ठीक। अब आपने इसके बाद यहां पर ये दिया द गोल्डन सन स्लोली, द गोल्डन सन slowly awakened the sleeping sky। तो भैया ये देखो, ये एक साधारण जो बात है वो है, और ये जो है ये लिटरेरी वे में कहा गया है, एंड दिस इज व्हाट रशियन फॉर्मलिज्म इज। ये है रशियन फॉर्मलिज्म की that gives less importance to social or human content. It focuses on what is the thing that makes a text literary। एक टेक्स्ट को लिटरेरी बनाने वाली चीज क्या है, तो द सन रोज, द गोल्डन सन स्लोली अवेकन द स्लीपिंग स्काई, ये इसी चीज को बहुत ही लिटरेरी वे में कहा गया है। और जैसे इसको एक बार मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था। मैं आपको वो एग्जांपल ही बताती हूँ, वो ये भी देखो, जैसे अगर आपसे कोई ये कहे रशियन फॉर्मुलिस्ट, रशियन फॉर्मुलिस्ट किस चीज में बिलीव करते हैं, रशियन फॉर्मुलिस्ट बिलीव करते हैं उनका मानना ये, लिटरेचर इज डिफाइंड नॉट बाय व्हाट इट सेज बट हाउ इट सेज। लिटरेचर इज नॉट डिफाइंड बाय व्हाट इट सेज बट हाउ इट सेज। अगर एक नॉर्मल पर्सन है और उसे समोसा दिखाया जाए, तो वो एक, मान लीजिए एक समोसा, आप क्या कहोगे किसी से, एक कंटेंट, ये कंटेंट पे फोकस नहीं करता ना, तो इट डजंट फोकस ऑन कि व्हाट इट सेज बट हाउ इट सेज, मतलब स्टाइल कैसा है। तो नॉर्मल पर्सन ये एक समोसा है, क्या है, कंटेंट है। अब हिस्टोरियन कैसे कहेंगे, हिस्टोरियन बोलेगा द समोसा केम टू इंडिया थ्रू सेंट्रल एशिया। सोशियोलॉजिस्ट भी क्या कहेगा, पीपल फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस एंजॉय समोसा। अब रशियन फॉर्मुलिस्ट समोसे को कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक से crispy outer layer, potato filling, folding style, triangular shape, frying technique, texture and तो ये जो texture and pattern, अब यहाँ पर ये समोसे को अगर आप crispy outer layer और filled with जो है टैंगी एंड जो है फिलिंग, तो वो किस तरीके से उसको कहा गया है, दिस इज वी कॉल रशियन फॉर्मुलिज्म। तो यहाँ पर बेसिकली
जो रशियन फॉर्मुलिस्ट में कंटेंट पे नहीं, हाउ इट इज सेड इस पे ध्यान दिया जाता है। तो ये है रशियन फॉर्मुलिज्म। इसके बाद ये जो नेक्स्ट टर्म आता है आपका, दैट इज डीफेमिलराइजेशन। डीफेमिलराइजेशन का मतलब है, आप यहां देखो, डीफेमिलराइजेशन मीन्स होता है कि मेकिंग फैमिलियर थिंग्स अपीयर स्ट्रेंज और न्यू। यानी कि अगर आप जो है, डीफेमिलियराइजेशन मतलब कि जो आप रोजमर्रा की चीजें आपको दिखती हैं उनको अचानक से आपको अलग दिखने लगे, नई दिखने लगे, वो क्या होता है, दैट इज डीफेमिलियराइजेशन। राइटर एक ना एक ऑर्डिनरी सा ऑब्जेक्ट दिखाता है और उसको एक ऐसे अनयूजुअल एक्सपीरियंस से दिखाता है जिससे कि रीडर जो है ना उसको अलग तरीके से दिखता है। सिंपल सा अगर मैं आपको कहूं, अगर आपको मैं ये कहूं ये पंखा है और अचानक से हम उसको पंखे को अभी कौन नोटिस कर रहा है, कैसा पंखा, क्या पंखा। लेकिन अगर अचानक से आप ये कहते हैं थ्री टायर्ड विंग्स चेजिंग वन अनदर एंडलेसली, अगर आप कहते हैं ये क्या है, थ्री टायर्ड विंग्स चेजिंग वन अनदर एंडलेसली, तो ये ना आप एकदम से नोटिस करेंगे, है ये ऐसे भी हो सकता है। तो दिस इज वी कॉल डीफेमिलराइजेशन, कि किसी साधारण सी चीज को बिल्कुल नए तरीके से समझाना, दैट इज। तो ये डीफेमिलराइजेशन है। फिर आता है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है, स्ट्रक्चरलिज्म डेवलप्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिंग्विस्ट फर्डिनेंड डी सस्यूर। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो फर्डिनेंड डी सस्यूर का दिया हुआ मतलब उनके इन्फ्लुएंस में डेवलप हुआ है। ये लैंग्वेज और लिटरेचर को साइन के माध्यम से समझ जाते हैं, साइन के माध्यम से समझाते हैं। स्ट्रक्चरलिस्ट का मानना है कि मीनिंग जो होता है ना वो साइंस कोड्स और स्ट्रक्चर से चलता है। साइन कोड स्ट्रक्चर और कल्चरल कन्वेंशन। लिटरेचर डजंट सिंपली कॉपी रियलिटी। लिटरेचर रियलिटी को कॉपी नहीं करता है, बल्कि ये साइन स्ट्रक्चर कोड कल्चरल कन्वेंशन से चलता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आप स्ट्रक्चरलिज्म में आप एक चीज यहां पर ये देखो, अगर हम लोग यहां पर ये रेड लाइट बनाते हैं, ट्रैफिक में रेड लाइट बनाते हैं, तो आपके दिमाग में एकदम इसको देख के क्या आएगा, स्टॉप, है ना, स्टॉप आ गया ना। ऐसे ही येलो हुआ तो वेट और ग्रीन हुआ तो गो। तो ये सोसाइटी ने एक सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड सिस्टम है। रेड का कोई मतलब स्टॉप थोड़ी है, लेकिन एक एक्सेप्टेड सिस्टम है। तो स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है कि मीनिंग जो आता है वो साइन कोड और स्ट्रक्चर से आता है, उसका अपना वो नहीं है। स्ट्रक्चरलिज्म का सिंपल सा मीनिंग ये है कि हम सोसाइटी ने साइंस कोड्स एंड स्ट्रक्चर्स को एक्सेप्ट कर लिया है और उसी से मीनिंग जो है वो आता है, व्हाट वी हैव एक्सेप्टेड दैट इज द मीनिंग। तो ये है, और ये फर्डिनेंड डी सस्यूर का है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म डेवलप हुआ था 1960s में। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म डेवलप्ड मेनली इन द लेट 1960s। इंपॉर्टेंट है रोलैंड बार्थेस, जैक्स जेरिडा, और ये मानते हैं मीनिंग जो होता है ना वो चेंज होता रहता है, अनस्टेबल है। जैसे डेथ ऑफ द ऑथर है रोलैंड बार्थेस का, तो अनस्टेबल, चेंजिंग एंड इनडिटर्मिनेट, इट टेक्स्ट कैन नॉट ऑलवेज हैव वन फाइनल और फिक्स्ड मीनिंग। अब जैसे यहां पर या मैं आपको ये बताऊं कि एक साधारण सी चीज है, एक टेक्स्ट का हमेशा एक मीनिंग नहीं रह सकता। एक सिंपल सी चीज है, आप इससे समझिए, अगर मैं जो है, मैं मैं एक सिंपल सा एक मैसेज है, अगर कोई मैसेज करे तीन चार लोगों को, जैसे कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, तो जो मदर है, अगर एक लड़की जो है वो मैसेज कर रही है अपनी मदर को, करा, मदर सोचेगी हाँ शी इज फाइन। अगर फ्रेंड्स हैं जो उसको जानते हैं तो कहेंगे आई एम फाइन लिखा है मतलब शी इज अपसेट। जो उस लड़की का हस्बैंड है या जो प्रेमी है, अगर उसको है, वो कहेगा आई एम फाइन लिख के मुझे भेजा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सेम सेंटेंस बट डिफरेंट मीनिंग। जैसे एक इसका अभी आप में से बहुत लोग ये समझेंगे, कई बार हम लोग बोलते हैं मैं ठीक हूँ, मैं वही आई एम फाइन। एक ही सेंटेंस के कई मीनिंग होते हैं हर व्यक्ति के लिए। हम अपने दोस्तों के लिए भी मैं ठीक हूँ,
मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और बेसिकली जिसको पता है ना कि ये वाक्य मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, इसका मतलब देयर इज़ कुछ प्रॉब्लम तो है। और जो जिसको नहीं आप जो आपको नहीं जानता, आई एम फाइन, मतलब बढ़िया है, सही ही होगा। तो कहने का मतलब ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट किस बात पे मानते हैं, एक टेक्स्ट का सेम मीनिंग नहीं हो सकता, अलग अलग मीनिंग होते हैं, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अ टेक्स्ट कैन नॉट ऑलवेज हैव वन फाइनल मीनिंग। डीकंस्ट्रक्शन, डीकंस्ट्रक्शन का इसमें इससे है, जैक्स डेरिडा इज द मेजर फिगर एसोसिएटेड विद डीकंस्ट्रक्शन। इन्होंने दिया है डीकंस्ट्रक्शन अपने ही टेक्स्ट में कॉन्ट्रडिक्शंस को बताता है। अगर आप लोगों को याद हो, एक जॉर्ज ऑरवेल का जो नॉवल है एनिमल फार्म, तो उसमें कहता है ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल। तो जो अपने ही टेक्स्ट में कॉन्ट्रडिक्शंस ढूंढता है उसको क्या कहते हैं, डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन एग्जामिन द कॉन्ट्रडिक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन अ टेक्स्ट, कि अपने ही टेक्स्ट में जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको डीकंस्ट्रक्शन। टेक्स्ट कहता कुछ है, सजेस्ट कुछ और करता है, अपने ही आइडियाज को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल, लेकिन अंडरनीथ जो मैसेज है वो ये है, बट वीआईपी स्टूडेंट्स आर गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट। तो ये स्टेटमेंट कहता है इक्वालिटी, कहीं ना कहीं अपनी बात को काटता है कि इक्वालिटी नहीं है। तो फाइंडिंग इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस इज डीकंस्ट्रक्शन, दैट इज डीकंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। क्वेश्चंस द पॉसिबिलिटी, अब वो डीकंस्ट्रक्शन ये बताता है कि एक वाक्य के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, अपने में ही कॉन्ट्रडिक्शंस ढूंढना, दैट इज डीकंस्ट्रक्शन। ठीक है। अभी मैं आपको लिटरेचर का भी एग्जांपल जो है बताती हूँ। देखिए, आप रोमियो एंड जूलियट पढ़ते हैं, रोमियो एंड जूलियट का है लव स्टोरी है, लव इज पावरफुल एंड ब्यूटीफुल। मगर डीकंस्ट्रक्शन पूछता है क्या लव वाकई में पावरफुल होता है, क्या लव इतना पावरफुल होता तो लव रोमियो एंड जूलियट को बचा ना लेता, और डज लव कॉज देयर डेथ, इज देयर लव मेच्योर और इमेच्योर, आर देयर फैमिलीज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेथ। तो सेम प्ले एक और मीनिंग भी सजेस्ट करता है, लव गिव्स मीनिंग टू लाइफ बट इट कैन बी डेंजरस एज वेल। तो ये है आपका डीकंस्ट्रक्शन। तो डीकंस्ट्रक्शन क्वेश्चंस द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सिंगल फिक्स्ड मीनिंग। ठीक है, बाइनरी ऑपोजिशन होता है, लव, हेट, गुड, इविल, मैन, वुमेन, वन साइड इज कंसिडर्ड सुपीरियर। अपोरिया, एपोरिया का एग्जाम्पल होता है, इम्पासे होता है एक ऐसा सवाल, एक ऐसी क्विज जिसे सॉल्व करना, एक ऐसी डिफिकल्टी, एक ऐसा टेक्स्ट जिसे सॉल्व करना मुश्किल है। एक वो पॉइंट जहां पर मीनिंग जो है ना वो अनसर्टेन और कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, अनसर्टेन और कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, जहां पर मीनिंग अनसर्टेन और कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। और एपोरिया का एग्जांपल जो है, अ, इसमें लिटरेचर में एपोरिया का एग्जांपल आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है। बेस्ट एग्जांपल है, सभी ने पढ़ रखा है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। हैमलेट यहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर रहा, कर पा रहा है, लिव कि जीऊं या मर जाऊं, एक्शन और इनएक्शन, करेज और फियर में। तो एपोरिया जो होता है, इसका मतलब होता है एन इम्पासे, डिफिकल्टी, और एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन विच इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो ये एक वो पॉइंट आता है जहां पर जो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, और हैमलेट में इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। और ये वही है, क्योंकि इसमें बीच में वो त्रिशंकु की तरह लटका हुआ है, कि जिए या मर जाए, करेज और फियर के बीच में, तो दैट इज एन इम्पैसे। तो वो आपका एपोरिया होता है। ठीक है।
और जैसे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, खैर उनको क्या डिस्कस करें। अब है रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म एंड रिसेप्शन थ्योरी। रीडर रिस्पॉन्स का मतलब है ये जो थ्योरीज होती हैं ना, ये रीडर पे फोकस करती हैं, ये राइटर के बारे में नहीं बताती है। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो होती है ना, ये रीडर को कोई चीज पढ़ के कैसी लगी, ये टेक्स्ट और रीडर के बीच में क्या रिश्ता है वो बताते हैं, टेक्स्ट और रीडर के। अकॉर्डिंग टू रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, रीडर पैसिव नहीं होता कि जो कुछ भी आप उसे परोस रहे हो वो जो है उसको ग्रहण कर लेगा। द रीडर एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन, रीडर भी मीनिंग क्रिएट करता है, और एक टेक्स्ट तभी मीनिंगफुल बनता है जब उसे पढ़ा जाता है और उसको इंटरप्रेट करा जाता है बिना उसका बैकग्राउंड समझे, तो उसे रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वो कहा जाता है। डिफरेंट रीडर्स डिफरेंट चीजों को समझते हैं। एक सिंपल सा एक एग्जांपल है, अगर आप, जैसे आप किसी को कोई पोयम दीजिए, रेन पर कोई पोयम दीजिए, जैसे आपने उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट ना बताया, आप राइटर का मंशा बताने की कोशिश मत करिए। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ, द रोड नॉट टेकन का देखिए। रोड नॉट टेकन जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी, आप रोड नॉट टेकन को ना वैसे मत समझिए। आप रोड नॉट टेकन पढ़ते हैं, हर कोई इसमें अपने अलग अलग मीनिंग निकालेगा। अब रोड नॉट टेकन में लोग कहेंगे कि कितनी गहरी फिलॉसफी है, कि हमारी लाइफ जो है वो हमारे चॉइसेस पर डिपेंड करती है। जबकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जब वो पोयम लिखी थी ना, तो उन्होंने केवल एक मजाक के सेंस में लिखी थी। तो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए तीन स्टूडेंट्स को एक सेम पोयम पढ़ने के लिए दी गई और वो रेन पे पोयम है। पहले ने कहा कि हाउ रोमांटिक दिस पोयम इज, कि बरसात का जो डिस्क्रिप्शन है हाउ रोमांटिक। दूसरे ने कहा कितनी ग्लूमी और सैड सी है, उसके मन में बरसात से संबंधित तो चीजें आ गई। तीसरे ने कहा ये बरसात ना मुझको मेरे गांव की याद दिला रहा है। तो जब एक सा इंटरप्रिटेशन थोपा नहीं जाता, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का मतलब होता है व्हेन रीडर इज नॉट पैसिव, ही रीड्स एंड इंटरप्रेट्स द टेक्स्ट एंड ही मेक्स द टेक्स्ट मीनिंगफुल, दैट इज रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है जी। रीडर पार्टिसिपेट्स इन क्रिएटिंग मीनिंग। अब होता है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। तो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के बारे में समझिए। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म का मतलब ये कार्ल मार्क्स के आइडियाज से प्रभावित है। ये लिटरेचर को पढ़ता है सोसाइटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक कंडीशन, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, पावर एंड आइडियोलॉजी। ये बताता है कि सोसाइटी में स्ट्रगल जो है ना, वो दो क्लासेस के बीच में, हैव एंड हैव नॉट्स के बीच में। सोशल सोशलिस्ट रियलिज्म, और सोशलिस्ट रियलिज्म इसका पार्ट है जो बताता है कि सोसाइटी और सोशल स्ट्रगल एक समाजवादी के पर्सपेक्टिव से, कि ये दुनिया जो है वो बटी हुई है किस में, हैव एंड हैव नॉट्स में। और लिटरेचर क्या बताता है, वो इन पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करता है। जैसे एक चीज ये बताते तो, एक फैक्ट्री ओनर जो है वो मजदूरों की वजह से अमीर हो जाता है। एक फिल्म आती है और उसमें दिखाया जाता है एक फैक्ट्री का ओनर जो है वो बहुत अमीर हो जाता है। वर्कर्स 12 घंटे काम करते हैं मगर वो गरीब रहते हैं, लेकिन जो फैक्ट्री का ओनर है वो अमीर हो जाता है। तो मार्क्स जो मार्क्सिस्ट क्रिटिक है वो क्या देखेगा, हु हैज मनी, हु कंट्रोल्स पावर, हु इज एक्सप्लॉइटेड, विच क्लास बेनिफिट्स। तो ये मार्क्सिस्ट वो है कि मार्क्सवादी जो आइडियोलॉजी वाले हैं वो ये मूवी में भी ये देखेंगे, हु हैज पावर, हु हैज कंट्रोल, हु इज एक्सप्लॉइटेड। तो ये लिटरेचर में, लिटरेचर मार्क्स ये आइडियोलॉजी बताता है कि मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स ये बताते हैं कि जो लिटरेचर लिखा गया है ना, ये किसकी आइडियोलॉजी बता रहा है, हैव्स की बता रहा है या हैव नॉट्स की बता रहा है। एंड नेक्स्ट इज फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। बस इस पे हम समाप्त कर रहे हैं, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म पे। देखो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म कब आया, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म स्टडीज लिटरेचर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ विमेन्स एक्सपीरियंस। पहले के समय में औरतें, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म आया इसलिए कि पहले जो विमेन आधारित स्टोरीज होती थी उनमें विमेन का पॉइंट ऑफ व्यू भी कौन लिखा करते थे, मेन लिखा करते थे। तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का मतलब हाउ अ वुमन फील्स। तो इसमें यह बताया जाता है कि ये जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है कि
how women have been presented throughout the centuries, कि क्योंकि औरतों को जो बताया जा रहा है वो आदमी ही बता रहे हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। जेंडर इनइक्वालिटी, पैट्रियार्की, मेल डोमिनेशन एंड विमेन वॉइसेस। तो फेमिनिस्ट जो क्रिटिक्स होते हैं ना, वो फेलोसेंट्रिक आइडियोलॉजी को चैलेंज करते हैं। अब ये फेलोसेंट्रिक क्या होता है ये बाद में, जैसे आप ये सोचो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में आप एक मूवी देखते हैं, जैसे पुराने जमाने की पिक्चर्स होती थी, या अब तो ऐसी मूवीज कम ही आती हैं। एक हीरो है, उसका करियर है, वो घर के लिए पैसे कमाता है, डिसीजन लेता है और हर किसी को बचाता है। जो हीरोइन है, पहले के समय में हीरोइंस का काम क्या होता था? वो केवल जो है रोती हैं, खूबसूरत दिखती हैं और हीरो का इंतजार करती हैं। तो फेमिनिस्ट क्रिटिक ये पूछता है कि भई जब दिमाग दोनों में सेम है, तो औरत को केवल जो है ऑब्जेक्टिफाई क्यों करा गया है? उसको केवल रोने गाने और जो है हीरो का इंतजार करने के लिए क्यों रखा गया है? तो एग्जामिनिंग जेंडर रिप्रेजेंटेशन एंड दैट इज फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, दैट इज फेमिनिस्ट। और ये जो इसमें फेलोसेंट्रिसिज्म आ रहा है, फेलोसेंट्रिक एक सिस्टम ऑफ थॉट जो मेल पावर पर आधारित है, मेल एक्सपीरियंस पे आधारित है। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ये क्वेश्चन करती हैं, feminist critic questions patriarchal attitudes in literature and society। कमला दास की एक पोयम है इंट्रोडक्शन, जिसमें वो सीधे सीधे चैलेंज करती हैं पैट्रियार्की को। और इसे फेलोसेंट्रिक क्रिटिसिज्म जो है वो कहा जाता है, कि वेयर विमेन आस्क द क्वेश्चन, कि पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स के खिलाफ आवाज जो है वो उठाती हैं। अगर मतलब जहां पर अभी एक सिंपल सी चीज है, जब गाड़ी चला रहे होते हैं, ठीक है? और कई बार ऐसा होता है कि जो गाड़ी चलाने में गड़बड़ होती है या कुछ ऐसा भी, कुछ भी गड़बड़ होती है, तो अक्सर जो है ना लोग बोलते हैं, गाड़ी चलाने वाली महिला होगी, कि गलतियाँ उनसे ज़्यादा होती हैं। तो ये जो है ना, ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म जो क्वेश्चंस है ना, ये पैट्रियार्कल एटीट्यूड को, कि हाउ पीपल थिंक, हाउ मेन थिंक अबाउट वुमेन, दैट इज फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। एंड लिटरेचर में टू क्वेश्चन द पैट्रियार्कल एटीट्यूड्स, दिस इज फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पर मैं हेयर आई रेस्ट, कि क्रिटिसिज्म को मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करी है। इनका एक ओवरव्यू है कि व्हाट एग्जैक्टली क्रिटिसिज्म इज। इससे पहले का एक लेक्चर जो भी हो चुका है, दोनों क्लास देखेंगे तो आपको काफी सारा क्रिटिसिज्म के बारे में एक ओवरव्यू तो मिल ही जाएगा, उसके बाद आप इसे डेवलप जो है कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।